कि बॉल पॉइंट की खुफिया ट्यूब में छोटी छोटी सुइयां मैगजीन की तरह एक दूसरे के आगे पीछे लगी हुई हैं। वो दुनिया के सबसे ज्यादा हलाकत खेज चेहरे में बुझी हुई हैं और बटन दबाते ही सुई बॉल पॉइंट से गोली की तरह फायर होकर सूबेदार दुर्गादास की पसलियों में उतर जाएगी और उसकी उसी वक्त मौत वाक़ हो जाएगी। जैसे ही बस अपने स्टॉप पर एक धचके से रुकी, मैंने बॉल पॉइंट का बटन दबा दिया। उसमें से सुई फायर होकर दुर्गादास की पसलियों में उतर चुकी थी, क्योंकि उसके फौरन बाद दुर्गादास आगे को गिर पड़ा। सब यही समझे कि वो बस के धचके से तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और गिर पड़ा है। फौरन बॉडीगार्ड उसे उठाने के लिए झुका। बॉल पॉइंट मेरे हाथ में था। मैंने भी ये जाहिर किया जैसे मैं अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और एक तरफ को लुढ़क गया। उसके साथ ही मैंने अपनी दाएं जानिब वाले बॉडीगार्ड पर दूसरा फायर किया। इस बॉल पॉइंट से 15-20 फुट के फासले तक फायर हो सकता था। दूसरा बॉडीगार्ड भी मुंह के बल गिरा तो वहां अफरा तफरी मच गई। मैं भी दुर्गादास को संभालने लगा। तीसरे बॉडीगार्ड ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींचा और जेब से पिस्तौल निकाल लिया। इस दौरान ये मालूम हो चुका था कि सूबेदार मर गया है। जैसे ही पहले बॉडीगार्ड ने चिल्लाकर कहा सूबेदार मर गया है, मैंने तीसरे बॉडीगार्ड पर फायर कर दिया। खुदा जाने साइनाइड जहर किसने ईजाद किया था। मैं आज भी हैरान हूं कि जहरीली सुई जिस्म के अंदर जाते ही आदमी किस तरह कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ता है। तीसरे बॉडीगार्ड के गिरते ही मैंने बस में से बाहर छलांग लगाई। सिर्फ वो बॉडीगार्ड जो सबसे पहले दुर्गादास को उठाने के लिए झुका था और खुफिया पुलिस वाला आदमी ही जिंदा बचे थे। मैं अंधेरे में फुटपाथ पर भागा। पीछे से मुझ पर पिस्तौल का फायर हुआ। उसके साथ ही वहां पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। सड़क पर बत्तियां रोशन थीं, जिसकी वजह से मैं दौड़ते हुए नजर आ रहा था। पीछे से एक और फायर हुआ। गोली तेज सीटी की आवाज के साथ मेरे कान के करीब से गुजर गई। अब रोशनी में दौड़ना अपनी मौत को आवाज देना था। मेरी एक जानिब कुशादा सड़क थी जिस पर ट्रैफिक जारी थी, दूसरी जानिब दरख्त और झाड़ियां थी। मैं फुटपाथ पर से झाड़ियों में कूद गया। गिरते ही उठा और जिधर मेरा मुंह था उसी तरफ दौड़ लगा दी। झाड़ियां, दरख्त, अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। पीछे पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस, पकड़ लो, कातिल है, पकड़ो। ये सब कुछ देखता और सुनता मैं दौड़ता जा रहा था। आगे फिर झाड़ियां आ गईं। मैं उनमें घुसकर दूसरी तरफ एक छोटी सड़क पर निकल आया। मुझे दूर नजदीक मकानों की रोशनियां नजर आईं। मेरे पीछे शोर कुछ दूर हो गया था, मगर खतरा बराबर मेरे सर पर मंडला रहा था। हवाई फायर हुए और आवाजें एक बार फिर मेरे करीब आने लगीं। मैंने अपने हवास दुरुस्त करते हुए सड़क को गौर से देखा। मैंने फौरन उस सड़क को पहचान लिया। ये वही सड़क थी जिस पर ओमा कुमारी के बाप पंकज बाबू का घर था। लोगों की आवाजें बहुत करीब थीं। मैं सड़क के किनारे किनारे अंधेरे में तेज तेज चलने लगा। पंकज बाबू का घर मैंने पहचान लिया था। मैं फौरन मकान के छोटे से अहाते में घुस गया। घबराहट में लोगों के पास जाने से उन्हें शक भी पड़ सकता था और लोग मुझे तलाश करते इस मकान में भी आ सकते थे। पंकज बाबू के मकान के बरामदे की बत्तियां जल रही थीं। मैं अंधेरे में नारियल के दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया, इस ख्याल से कि मेरे पीछे जो लोग लगे हुए हैं, अगर वो मेरी तलाश में पंकज बाबू के मकान में आए तो मैं मौका पाकर बाहर ही बाहर फरार हो जाऊं। इस दौरान मैंने गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए ताकि मेरा सांस नॉर्मल हो जाए और अगर मुझे घर में दाखिल होना पड़े तो किसी को मेरा सांस फूला हुआ ना दिखे। पंकज बाबू के मकान के आगे जो कच्ची सड़क गुजरती थी उस पर काफी दूर तक खंबे लगे हुए थे और सड़क वीरान थी। एक मकान में से बंगला म्यूजिक की हल्की आवाज आ रही थी। पंकज बाबू के घर में भी खामोशी छाई हुई थी। सड़क पर एक तरफ से लोगों के तेज तेज बंगला और उर्दू में बातें करने की आवाजें आने लगीं। अंधेरे में दरख्त के पीछे और सिमट गया। अहाते के 3 फुट ऊंची दीवार के ऊपर सामने वाले मकानों की मध्यम रोशनी में सड़क पर आता जाता आदमी मुझे नजर आ सकता था। आवाजें और करीब आती गईं। किसी ने उर्दू में कहा वो यहीं कहीं छुपा होगा। फिर किसी ने ऊंची आवाज में बंगला जबान में कुछ कहा। मैंने आवाज पहचान ली। ये सूबेदार दुर्गादास के एक बॉडीगार्ड की आवाज थी। किसी ने कहा हमने सारा इलाका घेरे में ले लिया है, पुलिस गार्ड पहुंच रही है। अब मेरा वहां से निकलकर किसी तरफ भागना ठीक नहीं था। मैं पकड़ा जा सकता था। अब मैं सिर्फ एक कश्मीरी या इन लोगों के बकौल पाकिस्तानी जासूस ही नहीं था, बल्कि एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी सूबेदार और उसके बॉडीगार्ड का कातिल भी था। कुछ लोग दौड़ते हुए सड़क पर से गुजर गए। पीछे से भी लोगों की आवाजें आ रही थीं। मुझे ये ख्याल था कि बाहर की आवाज सुनकर अगर पंकज बाबू मकान से निकल आया और उसकी नजर मुझ पर पड़ गई तो मामला खराब हो जाएगा। मेरी आफियत इसी में है कि पंकज बाबू के मकान के अंदर चला जाऊं। मेरा सांस बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। मैंने दरख्त के अंधेरे में छुपे अपने सर पर हाथ फेर कर बालों को दुरुस्त किया। दाढ़ी पर भी हाथ फेरा और सड़क पर निगाह डाली। मकान के आगे सड़क खाली थी। लोगों की आवाजें या तो आगे से आ रही थीं और या पीछे से। बड़ा मुनासिब मौका था। खतरा सिर्फ इस बात का था कि अगर बरामदे वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हुआ तो मुझे दस्तक देकर दरवाजा खुलने का इंतजार करना पड़ेगा।
जो मेरे लिए इंतहाई मोहलक साबित हो सकता था, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने यही सोचा कि दरवाजे पर दस्तक देकर दौड़कर दरख्त के पीछे आकर छुप जाऊंगा और जब अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा तो अंधेरे में से निकलकर सामने आ जाऊंगा। ये धड़का भी लगा था कि पुलिस गार्ड भी पहुंचने वाली होगी और जो लोग उस सड़क पर आगे पीछे मौजूद हैं उनमें से कोई अचानक सामने ना आ जाए। इन तमाम खतरात के बावजूद मैं दरख्त के पीछे से उठकर बरामदे में आया और आते ही सबसे पहले बंद दरवाजे को अंदर धकेला। मेरी खुशकिस्मती थी कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। दरवाजा खुल गया। मैंने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में बत्ती जल रही थी। जिस पलंग पर मैं पंकज बाबू की बेटी उमा कुमारी को छोड़कर गया था वो पलंग खाली था। कमरे में कोई भी नहीं था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद उमा कुमारी सेहतयाब हो गई है। मैंने बड़ी पुरसुकून आवाज में कहा, पंकज बाबू। साथ वाले कमरे के दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। पर्दा एक तरफ हटा और उमा कुमारी अपने बालों में कंघी करती नमूदार हुई। मुझे देखते ही वो एक लम्हे के लिए हैरान हुई और फिर अकीदत से नमस्कार किया। उसे देखते ही मैं बोला कि भगवान की कृपा है कि तुम सेहतयाब हो गईं। मुझे एक लम्हा हैरानी से देखने के बाद वो बोली, क्या आप ही वो ऋषि जी हैं जो आज सुबह मेरे घर आए थे? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे। उसने हाथ जोड़कर अकीदत से नमस्कार किया और कुर्सी पर से तौलिया उठाते हुए बोली, महाराज आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं सारी जिंदगी आपकी सौभागी रहूंगी। आप बैठिए। बाबूजी मेरे लिए कॉफी का टिम लेने गए हैं। माताजी रसोई में है। माताजी रसोई में है। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उमा कुमारी ने कंघी कार्निस पर रखकर सर को साड़ी के पल्लू से ढांपा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे इंग्लिश कॉफी बहुत पसंद है। नौकर घर पर नहीं था। पिताजी खुद लेने गए हैं। आप बैठिए, मैं माताजी को बुलाती हूँ। इस दौरान मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए अब इस इलाके में सिर्फ यही एक घर था जहाँ मुझे पनाह मिल सकती थी, लेकिन इसके वास्ते एक खास हिकमत अमली की जरूरत थी जो उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी। मैंने उमा कुमारी को रोकते हुए कहा, नहीं उमा जी, माताजी को ना बुलाओ। जहाँ किसी को सिवाय तुम्हारे नहीं आना चाहिए। शुभ शगुन है कि घर में आते ही मुझे तुम मिल गई हो। अब तुम्हारी रही सही बीमारी भी खत्म हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारा जायचा भी बनाया था। मैंने देखा है कि तुम्हारे ग्रह पर मनहूस साया पड़ने वाला है। मैं भागकर तुम्हारे घर आ गया। इस वक्त मुझे एक अलग कमरे की जरूरत है जहाँ बैठकर मैं ऐसे मंत्रों का जाप करूं कि तुम्हारे ऊपर से इस मनहूस साये को हमेशा के लिए दूर कर दूं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि तुम्हारे सिवा इस घर में कोई दूसरा ना तो मेरी शक्ल देखे और ना कम से कम आधी रात तक किसी को मालूम हो कि मैं इस घर में खुफिया मंत्रों का जाप कर रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता और नौकरों को भी पता न चले कि मैं इस घर में किस जगह समाधि लगाकर बैठा हूँ। उमा कुमारी मेरी पहले ही जबरदस्त अकीदतमंद हो गई थी। अब उसने सुना कि मैं उसकी बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए कुछ देर के वास्ते रूपोशी की हालत में मंत्रों का जाप करने वाला हूँ, तो वो जल्दी से मुझे मकान के एक स्टोर रूम में ले गई। इस कमरे में अलावा चीजें पड़ी थी। एक जगह मैंने वहीं से दरी उठाकर बिछाई और कहा, बस उमा जी, अब तुम जाओ और खबरदार किसी को कानो कान खबर न हो कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ। वो बोली, महाराज आप फिक्र न करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब वो जाने लगी तो मैंने कहा कि अगर मुझे जानने की जरूरत पड़ी तो सुबह होते ही खामोशी से चला जाऊंगा। तुम बाहर से ताला कुंडी न लगाना। अच्छा महाराज, वो बोली और दरवाजा बंद करके चली गई। मेरे कान बाहर घर की आवाजों पर लगे हुए थे। मुझे खतरा था कि अभी बाहर से पुलिस दरवाजा खटखटाएगी और मेरे बारे में पूछेगी। मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा यह था कि बॉडीगार्ड्स ने और खुफिया पुलिस वाले ने मेरा चेहरा देखा हुआ था। अगर उसने मेरा हुलिया बता दिया और पूछा कि इस शक्ल सूरत का आदमी 2 कत्ल करके इधर कहीं छुपा हुआ है, तो उमा कुमारी खौफ के मारे पुलिस को मेरे बारे में न बता दे। फिर ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि ये उमा कुमारी की बीमारी का मामला है, वो ऐसी गलती हरगिज नहीं करेगी। लेकिन खुदा ने बड़ा करम किया, वहाँ पुलिस जरूर आई मगर पंकज कुमार के घर पर किसी ने दस्तक न दी और न मेरे बारे में पूछा। आधी रात के वक्त स्टोर रूम के दरवाजे पर बड़ी ही आहिस्ता दस्तक हुई। मैं जाग रहा था। मेरे कोई जवाब न दिया। बाहर से उमा कुमारी की धीमी आवाज आई, महाराज मैं हूँ उमा। मैंने कहा आ जाओ। उमा कुमारी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसके हाथ में प्याली थी। कहने लगी, महाराज मैंने आपकी तपस्या खराब तो नहीं कर दी? मैंने कहा नहीं उमा जी, मैं मंत्रों का जाप खत्म कर चुका हूँ। तुम्हें बधाई हो, तुम्हारे पर से मनहूस सितारे का साया हमेशा के लिए दूर हो गया है। वो बड़ी खुश हुई, प्याली मेरे करीब रखकर झुकी और मेरे कदमों को हाथ लगाकर अपने चेहरे पर फेर कर बोली, महाराज मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। मैंने पूछा, घर में किसी को मेरा पता तो नहीं? उसने कहा, बिल्कुल नहीं महाराज, मैंने किसी से जिक्र तक नहीं किया। बाहर पिताजी कहते थे कि पुलिस फिर रही है, पता नहीं कोई कैदी जेल से भाग गया है शायद। मैंने कहा हो सकता है। मैंने फौरन मौजू बदला और कहा, उमा कुमारी तुम बड़ी भाग्यवान हो। मैंने ऐसा मंत्र पढ़कर फूंक दिया है कि तुम्हें सारी जिंदगी कभी सर में दर्द नहीं होगा। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने दो जानू होकर बैठ गई और कहने लगी, महाराज मैं तो आपके दासी हूँ। मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से मुंह अंधेरे निकलना भी दुरुस्त नहीं। पुलिस ने जरूर चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी होगी। बाहर निकलने की कोशिश की तो बहुत मुमकिन है कि पकड़ लिया जाऊं। बेहतर यही
यही है कि अभी पंकज बाबू के मकान पर ही ठहरा जाए, जहाँ रुककर हालात का मुताला किया जाए। अगर हालात मुवाफिक हुए तो निकल जाऊंगा। मैंने अपना मिशन तो मुकम्मल कर ही लिया था। अब मुझे वापस जहाँ श्रीनगर की तरफ निकल जाना था या हुगली दरिया के किनारे अपने कश्मीरी मुजाहिद शाहदीन की खुफिया कमीनगाह में जाकर उसे अपने मिशन की कामयाबी की खबर करनी थी, और अगर हो सके तो वहीं से श्रीनगर कमांडो शेरवान को भी ये इत्तला पहुंचानी थी। मैंने ये सब सोचकर ओमा कुमारी से कहा, ओमा जी, मैं सुबह के वक्त नाश्ता तुम्हारे घर पर ही करूंगा, लेकिन मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं बाहर से आया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? ओमा कुमारी पढ़ी लिखी खातून थी। कहने लगी, महाराज, स्टोर के पीछे एक दरवाजा मकान के पिछवाड़े में खुलता है। आप उस तरफ से गुजर कर मकान के बरामदे वाले दरवाजे से घर में आ सकते हैं। सब यही समझेंगे कि आप बाहर से आए हैं। मैंने कहा, बस ठीक है, अब तुम जाओ, मैं दिन निकलने के बाद घर में आऊंगा। वो मेरे कदमों को छू कर चली गई। कॉफी ने मेरे जिस्म में चुस्ती पैदा कर दी। नींद पहले भी नहीं आ रही थी। सुबह तक दीवार से टेक लगाए बैठा अपने अगले मिशन के बारे में सोचता रहा। आखिर सुबह हो गई। स्टोर रूम के रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आने लगी। बाहर सड़क पर अखबार वाले की आवाज भी आई। एक स्कूटर तेजी से गुजर गया। दरख्तों पर बोलते परिंदों की आवाजें भी शुरू हो गईं। जब जरा दिन निकल आया, मैं खामोशी से उठा, दरवाजा खोला और बाहर देखा। सामने एक और दरवाजा था जो बंद था। मैं स्टोर रूम के पीछे गया। मैं दबे पांव चल रहा था। मकान के अंदर से ओमा कुमारी और उसकी माता जी की बातें करने और नौकर को बुलाने की आवाजें आई। मैंने देखा कि वहां वाकई एक दरवाजा था। कुंडी खोलकर मैंने दरवाजे का एक पट जरा सा खोला। ये मकान का पिछवाड़ा था जहाँ मुर्गियों के डरबे और काठ कबाड़ पड़ा हुआ था। मुर्गियां इधर उधर दाना खा रही थी। जहाँ से मैं इंतहाई एहतियात से चलता मकान के बरामदे की तरफ आ गया। सबसे पहले मैंने सड़क का जायजा लिया। मुझे वहाँ कोई पुलिस कांस्टेबल नजर न आया। मैंने बरामदे में आकर दरवाजे पर दस्तक दी। ओमा कुमारी शायद मेरा इंतजार ही कर रही थी। उसने दरवाजा खोला। मुझे देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराई और ऊंची आवाज में बंगला जबान में उसने माताजी और पिताजी से कहा कि महाराज आए हैं। मैं जल्दी से कमरे में दाखिल हो गया। ओमा कुमारी ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। दूसरे कमरे में से पंकज बाबू और रसोई में से ओमा कुमारी की मां निकलकर वहां आ गए। उन्होंने मुझे अकीदत से नमस्कार किया। पंकज बाबू ने मेरे पांव छुए और ओमा कुमारी ने भी मेरे पांव छुए। उसकी माताजी मेरे पांव को हाथ लगाने लगी। मैं पीछे हट गया। ये बुजुर्ग औरत थी, एक शफीक माँ थी। मुझे ये गवारा नहीं था कि वो मुझ गुनाहगार के पांव को हाथ लगाए। मैंने उन्हें बताया कि मैं ओमा कुमारी की खबर पूछने आया हूँ और अब उसका क्या हाल है। पंकज बाबू बोले, महाराज, आपकी मेहरबानी से भगवान ने उसे बिल्कुल अच्छा कर दिया है। देख लें पहले से कितनी अच्छी लग रही है। ओमा कुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी सर दर्द ही नहीं हुई। मैंने कुर्सी पर बैठे हुए कहा, बस अब कभी सर में दर्द नहीं होगा। पंकज बाबू ने ओमा कुमारी की माँ से कहा, सरोजनी जी, महाराज के लिए नाश्ता तैयार करो। रामू को भेजकर चौक में से कचौरियां रसगुल्ले भी मंगवा लो। मैंने कहा, पंकज बाबू, तकल्लुफ बिल्कुल न करें। मैं इस वक्त कचौरियां और रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, मामूली नाश्ता करूंगा। ओमा कुमारी और उसकी माता जी रसोई की तरफ चली गईं। पंकज बाबू मेरे पास बैठ गया। मैं उससे बाहर के हालात मालूम करना चाहता था। मैंने कहा, हमारा मोहल्ला यहाँ से दूर नहीं है। रात वहाँ पुलिस फिर रही थी। भगवान जाने क्या बात हो गई है। क्या यहाँ कोई गड़बड़ है? पंकज बाबू कहने लगा, महाराज, मुझे तो मालूम नहीं। मैं रात देर से आया था। सुनील जी के यहाँ शतरंज खेलता रहा। सुबह बाजार गया तो लोगों ने बताया कि रात मिलिट्री फाउंडेशन के पास 2 आदमियों का खून हो गया है। पुलिस इलाके में कातिल को तलाश कर रही है। मैंने अपनी सड़क पर पुलिस की गाड़ी भी देखी है। मैंने अनजान बनकर कहा, जब भी मैं कहूँ कि ये पुलिस रात के वक्त हमारे इलाके में क्या कर रही है? क्या किसी फौजी का खून हुआ है? पंकज बाबू बोला, कुछ नहीं पता महाराज। थोड़ी देर में बाजार जाकर सारे हालात मालूम कर लूंगा। इतने में ओमा कुमारी और बंगालन नौकरानी नाश्ता लेकर आ गईं। नाश्ते पर जंग की बातें शुरू हो गईं। मैंने कहा, हमारी भारतीय हुकूमत ने सोच समझकर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, वरना आज लाहौर पर हमारा कब्जा होता। पंकज बाबू कहने लगा, महाराज, हमारे लीडरों के दिमाग ही नहीं है। फौजी क्या करेंगे? मगर अब हमारी फौज ने पाकिस्तान पर एक और हमला करने की जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओमा कुमारी बोली, अब तैयारियां करने से क्या होगा? पिताजी, जो होना था वो हो गया। सारी दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तो बड़ा छोटा सा मुल्क था। हिंदुस्तान के पास ज्यादा फौज थी। इतने हवाई जहाज थे, इतने टैंक थे। फिर हमारी फौज से इतना भी न हो सका कि लाहौर के शालामार बाग पर ही कब्जा कर लेती। पंकज बाबू बोला, बेटी, एक और बात भी है। इस बात को चाहे हम माने ना माने, और वो ये है कि पाकिस्तान के लोग बड़े बहादुर लोग हैं। जहलम, गुजरात, मीरपुर, पोठहार, सरहद, मियांवाली के सारे इलाके बहादुर फौजियों के इलाके हैं। इन पंजाबियों ने तो सिकंदर की फौज को नानी याद करा दी थी। पोरस के हाथ ही न बिदकते तो सिकंदर कैदी बनकर पोरस के दरबार में होता। मैंने यूं ही कह दिया, अब हमारी भारतीय सेना किस किस्म की तैयारियां कर रही है? क्या वो कोई एटम बम बना रही है? पंकज बाबू बोला, महाराज, एटम बम अगर हम बनाएंगे तो पाकिस्तान भी बना लेगा। ओमा कुमारी ने अपने वालिद से पूछा, पिताजी, कैप्टन सान्याल बाबू क्या कहते हैं? वो तो मेजर जनरल के एडीसी हैं। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने यूं ही पूछा, ये कैप्टन सान्याल कौन है? पंकज बाबू ने कहा, मेरी बहन का बेटा है महाराज, बड़ा अच्छा बच्चा है, कभी कभी मिलने आ जाता है। वैसे चंद्रनगर में ही उसकी आजकल ड्यूटी लगी हुई है। कह रहा था कि लाहौर सियालकोट के महाज पर पाकिस्तान की जिन रानी
तोपों ने भारतीय फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था उसके बारे में बड़ी मालूमात हासिल हुई हैं और अब हम भी वैसी ही दूर मार तोपें स्वीडन से खरीद रहे हैं। मैंने कहा रानी तोपों के बारे में ये मालूमात कैप्टन सानियाल को कहां से मिली? पंकज कहने लगा, उसने बताया था कि सितंबर की जंग में चौंडा के महाज पर पाकिस्तान का एक हवालदार पकड़ा गया था जो बहुत ज्यादा जख्मी था। मैंने हंसकर कहा, पंकज बाबू, ये तो हमारी भारतीय जनता भी जानती है कि सितंबर की जंग में हमारी सेना के बेशुमार फौजी पाकिस्तान के कैदी बन गए थे।